तो हेलो दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पे। तो दोस्तों, एक्चुअली इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ कि अब से MWF दैट मीन्स मंडे, फ्राइडे एंड मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, इन तीनों दिन अब जो आपकी डलेंगी वो डलेंगी 7th क्लास की। ओके, बट थर्सडे, ट्यूसडे और सैटरडे दैट मीन्स TTS, अभी इन दिनों में जो भी डलेंगी साइंस की वीडियोस वो आपकी डलेंगी क्लास 8th की। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, और अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को देखिए, कमेंट करिए और जितना ज्यादा हो सके अपने और फ्रेंड्स को शेयर करिए। ओके, अच्छा, जो अब हमें स्टार्ट कर रहे हैं, हम चैप्टर 1 कर रहे हैं क्लास 8th का, विच इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। दोस्तों, मैंने इसमें एनसीईआरटी कंटेंट भी डाला है, जैसे मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ, एनसीईआरटी कंटेंट भी है, प्लस अगर मुझे कोई चीज इंपॉर्टेंट लगती है जो कि आप लोगों के लेवल की है और आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो मैं वो कुछ चीजें उसमें ऐड कर देती हूँ। कई बार बच्चे जो है ना, वो एनसीईआरटी की बुक पढ़ के उसका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं कि भाई क्या है इस चैप्टर में, एक्चुअल में था क्या। हमने चैप्टर तो पूरा पढ़ लिया पर इसमें इंग्लिश थी कि हमें समझ नहीं आई। होते हैं ऐसे बच्चे, उनके लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, बिकॉज उनको इन वीडियोस के थ्रू एनसीईआरटी का पूरा कंटेंट भी मिल रहा है और साथ ही साथ उसे समझाने वाला भी मिल रहा है। तो दोस्तों, आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर कौन सा है इसमें? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे कुछ छोटा सा इंट्रो है इस चैप्टर का, जो कि आपकी बुक में था, सो मैंने इसको जरूरी समझा कि आप लोगों को पता होना चाहिए ये भी। स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना जो होते हैं दोस्तों खुद बना देते हैं, हमें पता है ये बात। पर ऐसा काम जो है ना कौन नहीं कर पाते? ह्यूमंस और एनिमल्स, बिकॉज वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते वो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पहले पढ़ा है इन प्रीवियस क्लासेस, बहुत अच्छे से उस चीज को आप लोगों ने स्टडी करा है। अब जो एनिमल्स और ह्यूमंस जो हम लोग होते हैं, हमें जो है प्लांट्स पर डिपेंड रहना पड़ता है, बट जो एनिमल्स को डिपेंड रहना पड़ता है प्लांट्स पे, बट ह्यूमंस को तो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों पे डिपेंड रहना पड़ता है। एनिमल्स पे किसी भी मीट वगैरह के लिए, इन सब चीजों के लिए, और प्लांट्स पे जो भी हम हर्बीवोर, जो भी वैसे जो फल फ्रूट जो भी चीज खाते हैं प्लांट से आती है, तो हर चीज के लिए प्लांट्स एनिमल्स पे हम लोगों को डिपेंड रहना पड़ता है। तो हमें तो बहुत जरूरत होती है। अब यहाँ पे मेन चीज यहाँ पे क्या आती है कि आखिर हमें खाने की जरूरत क्यों है? ऐसा क्या है जो हमें खाने की जरूरत हमारी बॉडी में पैदा करता है? क्यों होती है हमें खाने की जरूरत? तो भैया ये तो आप लोगों को पता है कि जब हम जीते किस वजह से, हमें खाना मिल रहा है, हमारे अंदर अगर एनर्जी नहीं होगी, ये जो मैं इस टाइम बोल रही हूँ आप लोगों को बोल के बता रही हूँ किस वजह से, क्योंकि मैंने खाना खाया हुआ है और मेरे अंदर एनर्जी इस टाइम है। तो जो मेरे अंदर के जो सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे जो इस टाइम जो भी हमने खाना खाया है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका कन्वर्जन कर रहे हैं ग्लूकोज में। और इसलिए क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज जब तक ग्लूकोज टूटेगा नहीं तब तक हमें एनर्जी मिलेगी नहीं। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट क्लास की लास्ट वीडियो देखी हुई है तो मैंने उसमें आप लोग को एक पीछे पेज पे एक इक्वेशन बताई थी O2 प्लस ग्लूकोज की, आगे क्या प्रोड्यूस हुआ था वो भी आप लोगों को अच्छे से पता है अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है तो। अगर नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी, आप लोग वहां से देख लेना। अब यहाँ पे क्या हमें जरूरत इसलिए ही होती है बिकॉज हमारा जो भी सेल्स होते हैं हमारे अंदर, उन्हें कोई भी फंक्शन करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, चाहे वो डाइजेशन है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन है, इजेशन है, चाहे कुछ भी है, सारे प्रोसेसेस हमारे सेल को हमारी बॉडी में करने के लिए, फिर जो हम आउटसाइड भी जो प्रोसेस कर रहे हैं वो सब करने के लिए हमारे सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है, जो उन्हें कहाँ से मिलती है? जब कोई भी फूड जो है ग्लूकोज में टूटता है वहीं से उन्हें एनर्जी मिलती है, इसलिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट चीज, अब यहाँ पे क्या है कि अब जैसे कि हमें पता है कि अब हमें अगर फूड बहुत जनरेशन है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी, जो पूरी इंडिया है, पूरा वर्ल्ड है, बहुत पॉपुलेशन है उसकी, तो उसके लिए एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए फूड प्रोवाइड करने के लिए किस चीज की? एनिमल्स की कब तक कर देंगे? कब तक उनका मीट मांस सब कुछ खा लेंगे हम लोग? कब तक क्या कर लेंगे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? क्रॉप करने पड़ता है। अब क्रॉप क्या होता है मैं आगे बताऊंगी, पर उससे पहले आप ये ध्यान रखिए कि प्रॉपर फूड के लिए हमें 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो रेगुलर प्रोडक्शन, दैट मीन्स
किसी भी चीज को हम रेगुलरली प्रोड्यूस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रेगुलरली प्रोड्यूस कर रहे हो, उसकी बहुत जरूरत होती है। दूसरा, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, उसमें रेनी सीजन में उगेगी वो, समर सीजन में उगेगी, विंटर में उगेगी, कितना पानी चाहिए, कितना उस पर सनलाइट आनी चाहिए, सब कुछ। पहली चीज का उसको रेगुलर प्रोड्यूस करना, दूसरा उसको प्रॉपर मैनेज करना, और तीसरा उसका प्रॉपर तरीके से क्या करना दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन करना, यानी कि हर एक सेक्टर में वो इक्वली पहुंच जाए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये 3 चीज ही बहुत जरूरी होती है किसी भी हमारी जो लार्ज पॉपुलेशन है उसको फूड प्रोवाइड कराने के लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट आती है, अब जो मेन जो पार्ट आपके यहाँ शुरू होता है चैप्टर का, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब उसमें फर्स्ट चीज क्या आती है दोस्तों, यहाँ पे आती है क्रॉप, कि आखिर क्रॉप होता क्या है, क्या क्रॉप लोग बोलते हैं क्रॉप उग रही है, क्रॉप, व्हाट इज क्रॉप। तो ये ध्यान रखनी है, डेफिनेशन भी आप लोगों को बहुत ध्यान रखनी है, जो यहाँ पे मैंने लिखी है, और आप लोगों को ये डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी, कि जब भी हम एक प्लांट को, यानी कि एक ही तरह का प्लांट, एक ही काइंड का प्लांट, एक ही तरह का प्लांट पूरे एक बहुत बड़े फील्ड में उससे उगाते हैं, बहुत बड़े लार्ज स्केल पे हम उसको उगाते हैं, कल्टीवेट करते हैं। उगाने का मतलब क्या होता है, कल्टीवेट का मतलब क्या होता है, उगाना। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, उसको उगाना। ओके, अगर उसको हम उगाते हैं, यानी कि एक तरह के प्लांट को अगर हम बहुत लार्ज स्केल पे, बहुत बड़े फील्ड में उसको अगर हम कल्टीवेट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप। दैट मीन्स व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, एक तरह के प्लांट्स आर कल्टीवेटेड, जब उगाए जाते हैं एट वन प्लेस, एक जगह पर, ऑन अ लार्ज स्केल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल में आप लोग यहाँ पे दिख भी रहा है, साइड में व्हीट क्रॉप है और यहाँ पे राइस क्रॉप है, आप लोग यहाँ पे दोनों क्रॉप्स दिख रही हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है, जैसा कि हमें पता है कि भाई इंडिया जो है बहुत वास्ट कंट्री है, और इसलिए वहां पे क्या है, बहुत अलग अलग वैरायटी की क्रॉप्स करी जाती हैं। आप लोगों ने देखा है पैडी क्रॉप, व्हीट क्रॉप, राइस क्रॉप, मेज क्रॉप, सीरियल क्रॉप, अलग अलग तरह की क्रॉप्स होती है। तो अब इन सारी क्रॉप्स को ना 2 कैटेगरी में रखा गया है। अब वो दोनों कैटेगरी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्या कैटेगरी है दोनों, एक है इसमें खरीफ क्रॉप और एक है इसमें राबी क्रॉप। आप लोगों ने खैर ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, बट स्टिल आप लोगों को याद भी होना चाहिए ये कि खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं। एक होती है खरीफ क्रॉप्स और एक होती है राबी क्रॉप्स। तो दोस्तों खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती है, जो ऐसी क्रॉप्स जिन्हें हम रेनी सीजन में उगाते हैं। रेनी सीजन में उगाते हैं मतलब जनरली कब से कब तक, जून से सितंबर के बीच में। ये जो सीजन होता है, ये जो मंथ्स होते हैं, ये रेनी सीजन के मंथ्स होते हैं। तो अगर हम कोई भी क्रॉप को, सोन, मेरा वर्ड लिखा है सोन का मतलब भी क्या होता है, उगाना। तो जो भी क्रॉप्स को अगर हम उगाते हैं रेनी सीजन में, जिन क्रॉप्स को उगाया जाता है वो कौन सी होती है, खरीफ क्रॉप्स। रेनी मतलब खरीफ, याद रखना है, रेनी मतलब खरीफ। अब यहाँ पे क्या है, एग्जांपल देख लेते हैं। पैडी मेज, आप लोगों को यहाँ पिक्चर भी दिख रही है, पैडी मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारे इसके एग्जांपल होते हैं। अब रेनी सीजन में ही क्यों, ये क्वेश्चन आया किसी के माइंड में, तो ऐसा इसलिए बिकॉज ये क्रॉप्स है ना हमारी, जो मैंने यहाँ पे लिखी है एग्जांपल्स के तौर पे, आपको पिक्चर भी दिख रही है, ये जो क्रॉप्स होती है इन्हें पानी बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, इन्हें ग्रो करने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट और क्रॉप्स से ज्यादा होती है, इसलिए ये रेनी सीजन में उगाई जाती हैं। दूसरा यहाँ पे कौन सी है दोस्तों, रबी क्रॉप। अब रबी क्रॉप्स कौन सी होती है, तो जो क्रॉप्स हम विंटर सीजन में उगाते हैं। कब उगाते हैं, विंटर सीजन, यानी कि एक तो है रेनी सीजन और दूसरी जो है कौन सी, यहाँ पे विंटर सीजन में हम जो भी क्रॉप्स को उगाते हैं, सोन करते हैं, ग्रोन करते हैं, वो कौन सी होती है, रबी क्रॉप्स। यानी कि दोनों है ठंड की ही, खरीफ है रेनी और रबी कौन सी है, विंटर। कब से कब तक होता है कि ये हमारा होता है अक्टूबर टू मार्च, एज यू नो वेरी वेरी वेल। यानी कि भाई जून से सितंबर तो ये वाला हो गया, और फिर सितंबर के बाद अक्टूबर है, अक्टूबर से मार्च ये वाला हो गया। अब जो बीच का टाइम बचा उसमें एक्चुअल में क्या होता है कि जो पल्सेस और दालों वाली और जो वेजिटेबल्स वाली जो होती है ना, इन्हें हम किसी भी टाइम पीरियड में, समर में किसी भी टाइम पीरियड में उसे हम उगा सकते हैं। आप लोगों को दिख रहा है जैसे यहाँ पे मार्च तक है, तो अभी बचा है यहाँ पे अप्रैल मई जून, आधा बचा है, 2-2.5 महीने बचे हैं आपके। इनमें क्या पल्सेस और वेजिटेबल्स ग्रोन की जाती हैं। और आपको यहाँ पे आप लोगों को रबी क्रॉप्स के एग्जांपल के तौर पे व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसीड,
इन सब की आपको पिक्चर भी यहाँ पे दिख रही है। तो दोस्तों इतना था हमारा इस वाले में कि हमने यहाँ पे क्या देखा। एक तो हमने पहले ये जो मेन थोड़ा सा नॉट टू इम्पोर्टेंट बट यू जस्ट नीड टू नो इट कि यहाँ पे हमें एक ग्रो करने के लिए किस किस चीज की होती है। एक तो प्रोवाइड करने के लिए फ्यूड को रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, उसका प्रॉपर उसको मैनेज करना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन उसका प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। देन हमारे यहाँ पे की क्रॉप क्या होती है, तो क्रॉप क्या होती है वही आपको पता लग गया कि किसी भी प्लांट को, किसी भी एक तरह के प्लांट को जो बहुत बड़े स्केल पर एक ही जगह पर उगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। यहाँ पे दो टाइप्स के क्रॉप भी है यहाँ पे, एक है खरीफ क्रॉप और एक है राबी क्रॉप। खरीफ कौन सी जिसे हम रेनी में उगा रहे हैं, और रबी कौन सी जिसे हम विंटर में उगा रहे हैं। बाकी की जो दोनों पल्सेस और वेजिटेबल्स हैं ये हम समर के टाइम में किसी भी पीरियड पे किसी भी जगह पे उगा सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि वो रेनी हो, नॉट नेसेसरी कि वो विंटर हो। ओके, तो आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस हैं, बेसिक कुछ चीजें करी जाती हैं क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। यानी कि जब भी हम किसी भी क्रॉप को उगाते हैं तो उससे पहले हमें कुछ तैयारियां करनी होती हैं कि भाई सॉइल को प्रिपेयर करना है, फिर सीड्स कौन से सिलेक्ट करने हैं, आगे उसमें कौन सा मैन्योर डालना है, फर्टिलाइजर कौन सा ऐड करना है। कई तरह के इसके 7 प्रोसेसेस होते हैं, उन सब के बारे में आगे इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम पहले चीज यहाँ पे क्या है कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स में क्या होता है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज जो है फार्मर्स के द्वारा की जाती है उस टाइम पीरियड में। जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है कि क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए कुछ ना कुछ कोई ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, कई ऐसे स्टेप्स होते हैं जो यहाँ पे एक फार्मर के द्वारा फॉलो किए जाते हैं किसमें, एक पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए। अब वो कौन कौन सी एक्टिविटीज है वो आगे हम पढ़ेंगे, बट इन सारी एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दैट मीन्स जो भी फार्मर एक क्रॉप को उगाने से पहले जो भी तैयारियां करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पे हम नीचे सारी प्रैक्टिसेस के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहली है वो कौन सी है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। कौन सी है दोस्तों, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दैट मीन्स सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी हम जिस सॉइल पे हमें उगाना है, जिस सॉइल पे हमें क्रॉप को अपनी कल्टीवेट करना है, उस वाली सॉइल को पहले हमें क्या करना है दोस्तों, प्रिपेयर करना है। क्या करना है, प्रिपेयर करना है कि किस तरह से हम उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला इसका स्टेप होता है। इसमें क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना, हमें जो है पहले क्या करना होता है, सॉइल जो हमारी मिट्टी है उसे हमें पहले लूज करना होता है। अब लूज का मतलब क्या, देखते हैं आगे। लूज करना होता है, उस सॉइल को टर्न करना होता है और उस सॉइल को लूज करना होता है। अब वो ऐसा क्यों करना होता है लूज, क्योंकि जब तक हमारी कोई भी सॉइल है जब तक वो लूज नहीं होगी तब तक जो भी उसके अंदर जो रूट्स है ना वो सॉइल के अंदर तक नहीं जा पाएंगे। अगर जो सॉइल है अगर वो टाइटन है ना ऊपर से, तो उसके अंदर रूट्स ना ढंग से उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाएंगी। पेनिट्रेट का मतलब क्या, प्रवेश करना। पेनिट्रेट का मतलब क्या, यानी कि उसमें एक तरीके से प्रवेश करना, उसमें एक तरीके से घुसना, वो नहीं कर पाएंगी अगर हमने उस सॉइल को लूज नहीं कराए तो यहाँ पे इसका लूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब तक हम उस सॉइल को डीपली लूज नहीं करेंगे तब तक जो रूट्स है ना वो अंदर डीप तक प्रवेश नहीं कर पाएंगी। अब ये जो लूज सॉइल है ये क्या करती है, अब जब अगर रूट्स ने अंदर प्रवेश कर लिया, पेनिट्रेट हो गई वो सॉइल के अंदर, तो उसके बाद क्या होगा, वो जो हमारी रूट्स है वो इजिली ब्रीथ कर पाएंगी। ऑब्वियसली जब तक रूट ब्रीथ नहीं करेंगी, वो तो नॉन लिविंग तो है नहीं जो उन्हें ब्रीथ करने की जरूरत ना पड़े, रूट से ब्रीथ करती हैं तो ब्रीथ तो उन्हें करना पड़ेगा। और जब तक वो सॉइल के अंदर नहीं जाएंगी, ढंग से अंदर नहीं जाएंगे, तो ब्रीथ ढंग से नहीं कर पाएंगी अगर हम उस सॉइल को लूज नहीं करेंगे। और अगर रूट ब्रीथ नहीं कर पाएंगी तो ऑब्वियसली क्या है, प्लांट डाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये जो लूज सॉइल है यही क्या करता है, रूट्स को अलाउ करता है इजीली ब्रीथ करने के लिए। दोस्तों ये पूरा जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पर एनसीईआरटी है, कुछ चीजें इसमें ऐड ही करी, हटाया कुछ नहीं है। पूरा आपको समझाने के लिए पूरा एनसीईआरटी कंटेंट में यहाँ पे ला रखी हूँ कि आप लोगों को बुक को इवन अगर ना भी पढ़ पाए आप किसी वजह से, तो आप लोग मेरी वीडियोस देखकर आप इंग्लिश में भी पढ़ लें और आपको उसकी हिंदी भी समझ में आ जाए। बार बार पूछने की जरूरत ना पड़े, आप खुद एक बार वीडियोस देखकर समझ सकते हैं इसको। तो मतलब क्या कि लूज सॉइल हुई उसने क्या करा, यहाँ पे जो भी हमारे जो रूट्स थी उन्हें क्या करा, ब्रीथ करने में हेल्प करी। अगर वो डीप अंदर चली गई तो बिकॉज जब तक ब्रीथ नहीं करेंगी वो मर जाएगा प्लांट। अब ये जो लूजेंड सॉइल है, अब इसमें होता क्या है, जब ये सॉइल लूज हो जाती है ना तो इसमें कुछ अर्थ वर्म्स होते हैं। क्या होते हैं,
अर्थवॉर्म्स होते हैं और कुछ माइक्रोब्स होती है। यहाँ पे इनकी ग्रोथ होने लगती है। क्या होते हैं? कुछ अर्थवॉर्म्स होते हैं और कुछ माइक्रोब्स होते हैं, जो कि एक्चुअल में क्या है, ये एक फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स होते हैं। ये किसी भी प्लांट के ग्रो होने के लिए, किसी भी क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए ये जो अर्थवॉर्म्स और ये माइक्रोब्स होते हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये सॉइल में प्रेजेंट होकर उसमें क्या करते हैं, ह्यूमस ऐड करते हैं, उसके अंदर नमी लाते हैं। उसके अंदर ह्यूमस का मतलब क्या? नमी लाना है उसके अंदर। ह्यूमस मतलब मॉइस्चर, जो हमारी नमी है वो इसमें लेकर आते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, इस तरह सॉइल को लूजन करते हैं। और लूजन क्यों करना जरूरी है ये आप लोगों को बता चुके हैं, बिकॉज जब तक सॉइल लूज नहीं होंगे रूट्स उनमें पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी, और अगर रूट्स पेनिट्रेट नहीं करेंगी तो हमारी रूट्स ना तो ग्रो होंगी और ना हमारा प्लांट्स फिर अलाइव रह पाएगा, वो उस टाइम में डाई हो जाएगा। तो ये तो आपको यहाँ तक समझ में आई होप सो आ गया होगा कि यहाँ पे लूज होना प्लांट का क्यों जरूरी होता है, और यहाँ पे अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स का किसी भी क्रॉप को कल्टीवेट होने में क्या उसका रोल होता है। अब यहाँ पे एक और चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जो सॉइल होती है, सॉइल में कई प्रकार के मिनरल होते हैं, पढ़ा है आप लोगों ने। वाटर होता है उसमें, और एयर भी होती है, और कुछ अलग अलग तरह के कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। अब आप लोगों को एक चीज सोचनी है कि जब कोई भी प्लांट है या कोई भी बड़ा एनिमल है, छोटा एनिमल है, कोई भी है, जब वो मर जाते हैं तो मरकर जो उनका जो बॉडी है, जो उनकी डेड बॉडी है, वो डायरेक्टली आसमान में तो उड़ती नहीं है, वो कहाँ रहती है, हमारी जमीन पर रहती है, सॉइल पर रहती है। तो अब कोई भी जब किसी की डेथ होती है तो उसमें यहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में से ना कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, उनकी बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट भी होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो यहाँ पे जो ये माइक्रोब्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जो ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स हो गए, इनमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, इन डेड ऑर्गेनिज्म में से इन्हें निकाल लेते हैं। यानी कि ये जो इनमें न्यूट्रिएंट्स थे, इन डेड जो लोग मर गए उनमें जो न्यूट्रिएंट्स थे, इनके जो इनमें बहुत, इनके लिए अब तो वेस्टेड हो गए क्योंकि डेथ हो गई उनकी, बट अब उनमें निकाल कर ये सॉइल में ऐड कर देता है। उसको कौन करता है ये काम? भी हमारे जो अर्थवॉर्म्स है और जो माइक्रोब्स है वो यही करते हैं। जो भी न्यूट्रिएंट है उसको निकाल कर और फिर से वापस सॉइल में भेज देते हैं, और फिर इन सॉइल को कौन लेता है, और फिर सॉइल से वो प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरह से ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स से भी प्लांट्स को न्यूट्रिएंट अगेन मिल जाता है। यानी कि जो एक प्लांट, एक एनिमल था या प्लांट था, इस ऐसे समझिए इसको, एक एनिमल था या प्लांट था, जो भी था, उसकी डेथ हुई। डेथ होने के बाद उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स थे उसके, वो माइक्रोब्स वगैरह नहीं, या जो भी हमारे अर्थवॉर्म थे उन्होंने निकाल के वापस किसमें भेज दिए, सॉइल में भेज दिए। और फिर इस सॉइल से अगेन किसने ले लिया, वो न्यू प्लांट है, उसकी रूट ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया और उसने ग्रो होने में उसकी हेल्प करी। दैट मीन्स एक तरीके से एक प्लांट या एनिमल ने एक प्लांट को ग्रो होने बाद में वो हेल्प करता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरह से आपको यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ तक का आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोग अगर अब आपकी एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल। मतलब मैंने यहाँ पे वही बोला कि यहाँ पे जैसे हमने सॉइल को लूज कर दिया, लूज करने के बाद ये सारा प्रोसेस हुआ ऊपर का, तो इसका करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि प्लांट अब उन न्यूट्रिएंट्स को यूज कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया अभी यूज कर लिया उन्होंने डेड प्लांट्स का, डेड एनिमल्स का। यहाँ पे अब क्या है, इसलिए कि जो दोनों है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इसी प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो हमने प्लांट को की टर्निंग और लूजनिंग करी है और सॉइल को जो हमने लूज कराए, इसी को हम क्या कहते हैं, टिलिंग और प्लजिंग कहते हैं। दोस्तों कई लोग उसको प्लगिंग डोंट नो क्या क्या बोलते हैं, बट दिस इज प्लजिंग। व्हाट इट इज? प्लजिंग। ओके, यहाँ पे इसमें हेल्प करते हैं ये, यानी कि इस प्रोसेस को जो हम क्या बोलते हैं, टिलिंग बोल लीजिए या फिर क्या बोल लीजिए, प्लजिंग बोल लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस था आप लोगों का पूरा, जो कि मैंने आपको समझाया, फिलहाल डिटेल में कराया काफी। यहाँ तक अभी आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था कि प्लजिंग एक्चुअल में होता क्या है। अब यहाँ पे हम एक बार इतना और देख लेते हैं कि एक्चुअल में प्लजिंग जो है होता क्या है। तो आप लोग यहाँ पिक्चर भी दिख रही होगी, एक प्लज की पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रही होगी। जो प्लजिंग है ये की कैसे जाती है। अब हमने देख लिया लूज करा, हमने सॉइल को लूज करना बहुत जरूरी होता है, बट ये हमने करा कैसे, ये लूज हमने सॉइल को करा कैसे, हम उसमें क्या करते गए, क्या करा हमने, ऐसा जो सॉइल जो है लूज हो गई, क्या करा हमने कि जो प्लजिंग है ना ये किसके द्वारा की गई, एक टूल होता है इसके लिए प्लज। आप लोगों को यहाँ पे पिक्चर दिख रही है उसकी, यहाँ पे एक टूल होता है प्लज, जिसकी मदद से हम ऐसा करते हैं। अब इस प्लज में है ना
क्या होता है कि हमें क्या करना होता है, जो भी पहले फील्ड है ना, पहले हमें उसमें क्योंकि अगर वो ड्राई फील्ड है, अगर उसकी सॉइल जो उसकी मिट्टी है अगर वो सूखी है, तो हमें करना होता है पहले उसको वाटरिंग करनी होती है। उसमें प्लजिंग करने से पहले, दैट मीन्स उस सॉइल को लूजन करने से पहले, जब भी प्लजिंग का नाम बोलूं तो आप लोग समझ जाए कि मतलब हमें सॉइल को क्या करना है, लूज करना है, ताकि उसमें रूट्स जो है वो सांस भी ले सके, रूट को न्यूट्रिएंट भी मिल सके, और भी जो सब कुछ था उनकी ग्रोथ वगैरह के लिए सब कुछ किसके हेल्प से होता है, लूजनिंग की हेल्प से। अगर प्लजिंग बोलूं तो आप लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रही है, प्लांट की लूजनिंग की बात हो रही है, सॉइल की लूजनिंग की बात हो रही है। तो मतलब जैसे कि आप लोग यहाँ पे दिख रहा है कि हमें क्या करना होता है, वाटर करना होता है उस फील्ड को, जो भी यहाँ पे हम क्रॉप को कल्टीवेट करना है उस वाले फील्ड को हमें पहले वाटर करना होता है, और उसके बाद ही हम उसमें कोई भी क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। ड्राई फील्ड में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ड्राई फील्ड में नहीं कर सकते हैं, पहले हमें वाटरिंग करनी होती है उसके अंदर। अब ये जो प्लज्ड फील्ड है इसमें क्या हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े ना, आप लोगों को यहाँ पे पिक्चर दिख रही है कि बहुत बड़े बड़े ना सॉइल के क्लम्प्स हो जाते हैं, मतलब गट्ठर जैसे हम बोल देते हैं ना, वो गट्ठर जो है ना यहाँ पे पैदा हो जाते हैं। सॉइल के बहुत बड़े बड़े गट्ठर यहाँ पे जो हमारे पैदा हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रम्स। क्या कहते हैं इन्हें हम, क्रम्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्रम्स कहते हैं, जो सॉइल के बड़े बड़े गट्ठर पैदा हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको प्लज दिख रहा होगा, प्लज के बारे में अब डिटेल में आप लोगों को आगे बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप लोग सिर्फ इतना समझिए कि प्लजिंग एक होता है, एक टूल होता है जैसे प्लग कहते हैं, उस आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही है उसकी, बट उसके बारे में डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी होता क्या है, वर्क कैसे करता है, क्या होता है इसमें। प्लज से करते हैं, प्लजिंग बहुत जरूरी होती है, और ऐसा करने के बाद इसमें बड़े बड़े क्रम्स जो है पैदा हो जाते हैं। उसके बाद हमें सॉइल की लेवलिंग की बहुत जरूरत होती है, जो कि हम एक लेवलर की मदद से करते हैं, जो कि क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है सीड्स को बोने के लिए और फिर बाद में उसको इरिगेशन करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे क्या है कि बाद में हम क्या करते हैं, उसमें मैन्योर भी ऐड किया जाता है सॉइल में, प्लजिंग से पहले ही। जब प्लजिंग हम कर रहे हैं उससे पहले हम उसमें मैन्योर ऐड कर देते हैं, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स किस में हो जाए, मैन्योर जो है वो सॉइल में मिक्स हो जाए। अगर दोस्तों आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए ना, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आप लोगों को इसका पीडीएफ भी जरूर मिल जाएगा। बट अभी आप लोग को यहाँ तक समझना बहुत जरूरी था, सॉइल को प्रिपेयर कैसे करते हैं, यहाँ पे था क्या हमने उसको लूज करने के लिए करा, और लूज करते क्यों है, क्योंकि पूरा सॉइल जो रूट्स है हमें उसको अलाइव रखना होता है, इसलिए हम उसको लूज करते हैं। प्लजिंग किसे कहते हैं वो भी आप लोगों को पता लग गया, ये जो लूजनिंग का टर्निंग का जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, प्लजिंग कहते हैं। ये होती कैसे है, प्लज की मदद से होती है, इसमें क्रम्स भी पैदा होते हैं, देन हमें उसमें लेवलिंग करनी होती है। कैसे, लेवलर की मदद से, ताकि वो किस में काम आए, बाद में सोइंग और इरिगेशन उसमें हम इजिली कर सके। और हम कई बार उसमें मैन्योर भी ऐड कर देते हैं बिना उसके, यानी कि ताकि उसमें मिक्स हो जाए, प्लजिंग से पहले ही हम ऐसा उसमें कर देते हैं। अब ये था हमारा इसमें लास्ट टॉपिक, जो कि हमने इस वाली क्लास में कंप्लीट करा। अब आप लोगों को क्या करना है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज मुझे बताना। हमने इस चैप्टर में, इस क्लास में इतना ही करा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे कौन कौन से प्रैक्टिसेस होती हैं, हमारे इसमें इम्प्लीमेंट्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या इसमें हम औजार यूज करते हैं, कौन कौन से इसमें टूल हमारे लगते हैं। तो दोस्तों इतनी थी हमारी वीडियो।